वेस्ट बंगाल पोल साइंस प्रथम चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या। तो इसका अर्थ पहले हम लोग देख लें। इसका अर्थ के बारे में पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक देश से दूसरे देश के बीच रिलेशन बनना स्टार्ट हुआ, इसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध माना जाता है। चलिए हम लोग स्क्रीन में देखते हैं कि लिखा क्या है और उसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। यथापि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्रमबद्ध अध्ययन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के अंत के बाद से ही शुरू हुआ, लेकिन अभी भी इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। फिर भी निम्नलिखित रूप में इसकी परिभाषा दी जा सकती है। जैसे कि हमने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हुआ, लेकिन कितना विद्वान लोग इसको नहीं मानता है, फिर भी इसको माना ही जा रहा है कि वहीं से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शुरुआत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो कुछ महत्वपूर्ण बातों जैसे भिन्न राज्य, गैर राज्य, संघ एवं संस्थाएं, शक्ति, राजनीतिक आदर्श, युद्ध एवं शांति, निस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जनमत, किसी सिद्धांत का प्रचार, कूटनीति, विश्व व्यापार, आतंकवाद एवं विश्व पर्यावरण आदि के बीच आपसी संबंध को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ कहा जाता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ इतना ही है। तो हम लोग इसके नेक्स्ट देखेंगे। अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास। अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास कैसे हुआ, आज उसका बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये सब एग्जाम में आते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक्स आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। समाज की मौलिक इकाई परिवार है, जिसके अंतर्गत पति पत्नी एवं उसके बच्चे आते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों के साथ निकट संपर्क में रहता है। परिवार से समाज, समाज से गांव अथवा शहर एवं अन्य राज्यों का निर्माण होता है। राज्य, परिवार, समाज एवं गांवों को विकसित होने का अवसर प्रदान करता। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के विषय में विभिन्न राज्यों को एक दूसरे के निकट आने एवं उसके बीच के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह संबंध है जो अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों के बीच विकसित होता है। जैसे हम लोग परिवार से गांव, गांव से शहर, शहर से एक राज्य, राज्य से देश का निर्माण होता है। और उसके संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन होते हैं उसी से एक देश से दूसरे देश के बीच भी रिलेशन होते हैं। यही इसमें अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास लिखा गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित है। शक्ति, राष्ट्रीय हित, गुट निरपेक्ष एवं वैश्वीकरण। शक्ति, राष्ट्रीय हित, गुट निरपेक्ष एवं वैश्वीकरण। इसके बाद हम उसकी अवधारणा देखने के बाद शक्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ पावर, पहला पॉइंट है। हम लोग शक्ति के बारे में जानेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय, गुट निरपेक्ष और वैश्वीकरण। इसी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है पोल साइंस का, वो हमारा वीडियो को छाप भी सकते हैं, क्योंकि ये बुक से ही हम किए हैं, सेम टू सेम जैसा जैसा बुक में है वैसा ही। आप लोग को बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप हमारे वीडियो से ये सब कॉपी कर सकते हैं। शक्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ पावर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में शक्ति एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्र में भी राजनीतिक होते हैं, उसमें शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है। मनगेंथाउ ने कहा है, शक्ति का अर्थ किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के मस्तित्व एवं कार्यों को नियंत्रण करना है। इस अर्थ में शक्ति का मतलब किसी एक राष्ट्रीय का दूसरे राष्ट्रीय के मस्तित्व एवं कार्य पर अथवा नियंत्रण रखना है। आर्गेंथाउ की परिभाषा
इससे कुछ भिन्न है। उसके अनुसार शक्ति एक प्रकार का संबंध है जिसका अर्थ किसी मनुष्य की उस सामर्थ्य से है। शक्ति के विषय में बहुत से महापुरुषों ने अपना अपना तर्क पक्ष रखा है, इसलिए सारा पक्ष बताने में बहुत लंबा होगा, इसलिए हम 2 ही पक्ष दिए हैं। मार्गेंथाउ। हम लोग दूसरा पॉइंट में जाते हैं, शक्ति की प्रकृति, लक्ष्य प्राप्ति का साधन। साधारण यह कहा जाता है कि शक्ति लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन है। कोलंबस एवं उल्फ की राय से राज्य अपने लक्ष्य जैसे शांति, सुरक्षा एवं राष्ट्रीय विकास की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक राज्य अपने राज्य की सुरक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं, बल प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, तरह तरह के विद्वान लोग तरह तरह की बातें कहें। उसी में मार्गेंथाउ का कहना है कि शक्ति लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति का साधन दोनों ही है। इसके अनुसार शक्ति समृद्ध राज्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस हालात में शक्ति लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है, लेकिन अगर कोई राज्य शक्तिशाली नहीं होता तो उसके अस्तित्व पर खतरा बना रहता है। इसमें कहा जा रहा है, मार्गेंथाउ कह रहे हैं कि शक्ति लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन है। हर शक्तिशाली देश के अंदर शक्ति है। अगर कोई देश कमजोर रहता है तो उसके अस्तित्व पर खतरा बना रहता है। चलिए हम लोग दूसरा इसी का आगे और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार शक्ति प्राप्त करना प्रत्येक राज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऐसी हालात में शक्ति स्वयं ही एक लक्ष्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति की अवधारणा का विकास 2 मान्यताओं पर आधारित है। शक्ति का अर्थ युद्ध लादने की योग्यता से है। इसमें कहा जा रहा है कि शक्ति का अर्थ युद्ध करने की योग्यता से है। शक्ति मापनीय है, अतः ऐसा कहा जा सकता है कि सैन्य शक्ति के महत्व के बावजूद भी आज गैर सैन्य शक्ति के महत्व को भी झुटलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा अनेक लेखक जैसे मार्गेंथाउ यह सोचते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में शक्ति की माप करना आसान नहीं है, क्योंकि उसके साथ अनेक तत्व जुड़ा हुआ है। यह है शक्ति की प्रकृति, नेचुरल ऑफ पावर। इसमें तो इजीली सब बता दिया गया है कि जो क्या है कि शक्ति प्राप्त करना हर एक राज्य देश को करना होगा। अगर वो शक्ति नहीं रखेगा, अपने अंदर पावर नहीं रखेगा, तो कोई भी देश उसका अंदर कब्जा कर सकता है। जैसे अंग्रेज लोग इंडिया के ऊपर राज किया था, क्योंकि इंडिया के ऊपर तब शक्ति नहीं थी, इसलिए अंग्रेज लोग 200 सालों तक इंडिया पर राज किया था। अभी भी इंडिया पर शक्ति नहीं होगी, उसका पास पावर नहीं होगा, तो अभी भी कोई भी देश यहाँ कब्जा कर सकता है। जैसे तालिबान अफगानिस्तान पर अभी कब्जा कर लिया, उस देश के पास शायद शक्ति ही ना हो, इसलिए उसका अस्तित्व पर खतरा बन गया। इसलिए शक्ति प्राप्त करना हर एक देश के लिए बहुत ही आवश्यकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे भी शक्ति का ही बारे में है। लेसन 1। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। आप इस वीडियो को एकदम बुक के माध्यम से ही देखिएगा, क्योंकि हम बुक से ही सेम टू सेम इसको कॉपी किए हैं और यहाँ आप लोग को दिखा रहे हैं। अगर आप लोग बुक नहीं खरीदे, आप लोग के पास बुक नहीं है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सेम टू सेम बुक ही है ये। बुक का पेज बाय पेज जैसे लाइन बाय लाइन बुक में दिया है, उसे ही हम आपको बता रहे हैं। शक्ति, बल, अधिकार एवं प्रभाव नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या है, हम लोग जानते हैं उसको। शक्ति, बल, अधिकार एवं प्रभाव कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके आर्थिक एवं क्रियान्वयन के बारे में बहुत अधिक भ्रम पैदा हो जाता है। इस शब्दों का प्रयोग एक समान नहीं होता। यह कारण है कि WJM मैकेंजी ने इस शब्द का प्रयोग के बारे में भ्रम पैदा होने की ओर संकेत दिया है। शक्ति, बल, अधिकार एवं प्रभाव में शायद कोई विद्वान होंगे, वो इसका प्रयोग के बारे में भ्रम का पैदा किया है। शक्ति एवं बल, पावर ऑफ फोरेंस।
अगर शक्ति का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क एवं क्रियाकलाप को नियंत्रण करना है तो हमें यह पता लगाना होगा कि यह प्रभाव किस प्रकार काम करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि बल शक्ति का एक तत्व है, यद्यपि दोनों का अर्थ समान नहीं है। आज के संबंध में बल का अर्थ सैन्य ताकत से है, लेकिन बल और शक्ति सामान्य नहीं है। इसमें कहा गया है कि अगर शक्ति का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क एवं क्रियाओं को नियंत्रण करना है तो हमें यह पता लगाना होगा कि यह प्रभाव किस प्रकार काम करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि बल शक्ति का एक तत्व है। इसमें कहा जा रहा है बल शक्ति का एक तत्व, यद्यपि दोनों का अर्थ समान नहीं है। इसमें कहा जा रहा है बल शक्ति का एक तत्व, लेकिन दोनों समान नहीं है। राज्य के संबंध में बल का अर्थ सेना ताकत से है, लेकिन बल और शक्ति समान नहीं। का सेकेंड पॉइंट है शक्ति एवं प्रभाव। यद्यपि कुछ विद्वानों ने शक्ति के साथ प्रभाव को चिन्हित किया है, लेकिन स्लेचर ने इस दोनों शब्दावलियों में अंतर किया है। उसके अनुसार शक्ति का अर्थ दूसरे के मस्तिष्क एवं कार्यों को नियंत्रण करना है, उन्हें शक्ति का भय दिखाकर अपने अधीन अथवा अपने बातों को मनवाने के लिए बाध्य करते हैं। शक्ति के पीछे दमन नीति कार्य करते हैं। इस प्रकार शक्ति दमनात्मक होता है। शब्दावली में अंतर, इसने स्लेचर ने शब्दावलियों में अंतर किया है। उसके अनुसार शक्ति का अर्थ दूसरे के मस्तिष्क एवं कार्यों को नियंत्रण करना है। जैसे उसके अनुसार है कि हम किसी के मस्तिष्क या जो वो कर रहे हैं उसके अंदर नियंत्रण करना है। उन्हें शक्ति का भय दिखाकर अपने अधीन अथवा अपने बातों को मनवाने के लिए बाध्य करना है। शक्ति के पीछे दमन नीति कार्य करता है। इस प्रकार शक्ति दमनात्मक होता है, यह स्लेचर के कहना है। दमन कार्य कहा जाता है उसी के अंदर यह दूसरे और प्रभाव का अर्थ बल के प्रयोग के बिना प्रोत्साहित अथवा बातचीत द्वारा दूसरे के विचारों को बदलना है। कोलंबो एवं उल्फ ने शक्ति को शक्ति के प्रयोग एवं प्रभाव के बीच मध्यस्थ की भूमिकाओं के रूप में चिन्हित किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं, शक्ति एवं प्रभुत्व। राजनीतिक शक्ति प्राय प्रभुत्व के साथ साथ रहती है के शासक के अनुमोदन के बगैर प्रभुत्व शासन करने के अधिकार की मान्यता है। राजनीतिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति के अधिकार का प्रयोग कानून समय प्रभुत्व से अलग किया जा सकता है, लेकिन वैसा नहीं हो सकता। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, शक्ति का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर। अंतरराष्ट्रीय संबंध में कई ईएचकार ने शक्ति को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। चलिए सैन्य शक्ति के बारे में हम जानते हैं। ईएचकार ने हम लोग को शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया, वो कौन कौन सा है आगे वो भी देखेंगे। अभी सैन्य शक्ति, कोई देश कितना शक्तिशाली हो, कोई देश कितना भी शक्तिशाली है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है। सैन्य शक्ति अंतिम एवं सर्वाधिक उत्तेजनात्मक किस्म बल है। इसके प्रयोग का आशय सूत्र देश के अर्थशास्त्रों को करता है। भूत की तरह वर्तमान समय में भी जो देश सैनिक अस्त्र विस्त्र करना एवं उसकी नैतिकताओं को दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत है, उस देश को सुपर पावर तथा बिग पावर का दर्जा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सैन्य शक्ति सारा देश में सैन्य शक्ति रहना चाहिए। सारा देश अपने अंदर सैन्य शक्ति मजबूत रखना चाहते हैं, क्योंकि उसी से ही देश चलता है। अगर कोई देश का सैन्य शक्ति कमज़ोर होता है तो वो देश में आक्रमण हो जाता है, कब्जा हो जाता है। इसीलिए सारा देश अपना सैन्य शक्ति मजबूत बनाना चाहते हैं, पावरफुल। चलिए सेकंड पॉइंट है आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक्स पावर। सैन्य शक्ति की तरह किसी देश की आर्थिक शक्ति भी विश्व राजनीतिक की दिशा एवं दशा को बहुत ही हद तक प्रभावित करता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्धशाली देश आसानी से युद्ध में जाने का खतरा उठा सकते हैं। इस प्रकार वह किसी भी अन्य देशों को युद्ध का भय दिखाकर प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध होने के नाते आज विश्व राजनीतिक में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कच्छ राज्य। यही कारण है कि आज अमेरिका जो चाहता है वही करता है। उसे किसी देश यहाँ तक कि किसी
यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कोई भय नहीं है। वस्तु आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि यह सैन्य शक्ति का एक आवश्यक अंग है। चलिए आर्थिक शक्ति के बारे में हम लोग जान लें। आर्थिक शक्ति इकोनॉमिक पावर है। कौन देश का आर्थिक हालत कितना है, वो देश के पास कितना पैसे, जिसके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं वही देश आगे रहता है। तो हम लोग के यहाँ अमेरिका ज़्यादा डेवलपमेंट देश है, तो उसको यूएनए से भी कोई खतरा नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। जनमत की शक्ति, पावर ऑफ ओपनिंग। सैन्य एवं आर्थिक शक्ति के समान ही विश्व राजनीतिक में जनमत की शक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक देश की सरकार ने केवल अपने देश के लोगों की नैतिकता एवं एकता को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह का प्रचार करते हैं, बल्कि यह विश्व के अन्य देशों के लोगों का भी विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं। जिस देशों को विश्व के अन्य देशों के लोगों का जितना ही समर्थन प्राप्त होता है, वह देश उतना ही अधिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में किसी देश की प्रतिष्ठा एवं उसके स्थान के निर्धारण में शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में शक्ति का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। चलिए ये भी एग्जाम में आते हैं, आप इनको ध्यान से सुनिए और पढ़िए। राजनीतिक आंतरिक रूप से शक्ति से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार घरेलू राजनीतिक की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक भी शक्ति के प्रयोग एवं शक्ति की खोज की इर्द गिर्द घूमते रहती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में घरेलू राजनीतिक की अपेक्षा शक्ति का अधिक महत्व है। इसका कारण यह है कि घरेलू राजनीतिक विभिन्न प्रकार के कानून एवं सामाजिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रण होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक इन सीमाओं से अपेक्षाकृत मुक्त रहते हैं। कोई भी राज्य अंतिम अस्त्र के रूप में शक्ति अथवा बल का प्रयोग करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में राज्य अपने को शांति का प्रतीक मानता है। इस प्रकार शक्ति के सिद्धांत के आधार पर इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। अति महाशक्ति, सुप्रीम पावर, बड़ी शक्ति, बिग पावर, मध्य शक्ति, मॉडरेट पावर, छोटी शक्ति, स्मॉल पावर एवं अति छोटी शक्ति, वेरी स्मॉल पावर। प्रत्येक राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की चेष्टा करता है। वास्तविकतावादी सिद्धांत के समर्थन के अनुसार अन्य राजनीतिक की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक भी शक्ति के लिए संघर्ष की कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में शक्ति का महत्व में यह कहा गया, जैसे हम लोग घर में राजनीति करते हैं, जैसे घर का कोई गार्जियन होता है, वो सबको केंद्रित करके रखता है एक जगह, जैसे वो चलाता है उसी चलता है। उसी प्रकार हर देश अपने स्थान में राजनीतिक करता है और इसी प्रकार यह घरेलू राजनीतिक विभिन्न प्रकार के कानूनी एवं सामाजिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रण होती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय में भी राजनीतिक होती है। उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। छोटी, बड़ी, मध्य, वेरी छोटी राजनीतिक। हम लोग घर में तो छोटे राजनीति करते हैं, फिर स्टेट में, गांव में मुखिया लोग जो राजनीति करता है, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर पीएम, फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक भी होता है, एक देश से दूसरे देश के बीच। चलिए हम लोग इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आ चुके हैं। शक्ति अथवा राष्ट्र शक्ति का कारण, कॉम्पोनेंट ऑफ पावर। किसी राज्य की शक्ति अथवा राष्ट्र शक्ति का विकास उनके महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर होता है। E.H. कार ने इस तत्वों का निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा है: सामरिक तत्व, आर्थिक तत्व एवं जनमत पर प्रभाव। आर्गेन्थाउ ने 2 प्रकार की शक्ति के रूप में प्राकृतिक एवं सामाजिक तत्वों पर विशेष बल दिया है। मार्गेन्थाउ का कहना है कि इस तत्वों में से कुछ तत्व अस्थायी एवं कुछ तत्व परिवर्तनशील है। चलिए इसका आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं, लेकिन में से यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आर्गेन्थाउ जो कहे हैं उसका ऊपर यहाँ फुल स्टॉप देना होगा, इन्वर्टेड कोमा ऊपर वाला डबल कोमा के ब्रैकेट में, तो उससे पॉइंट अच्छा मिलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसी का आगे
वेन डाइक की शक्ति के तत्वों और वृद्धि की है। उनके अनुसार शक्ति अथवा राष्ट्र शक्ति के निम्नलिखित 12 मौलिक तत्व है: भौगोलिक आधार, जनसंख्या, उत्पादन क्षमता, यातायात एवं संपादनवाद, वैज्ञानिक कुशलता, सरकार संगठन एवं प्रभाव, आर्थिक व्यवस्था, सामरिक स्थिति, आर्थिक वृद्धि, विभिन्न सैनिक व्यवस्था एवं नेतृत्व की क्षमता। शक्ति की कुछ प्रमुख निर्धारित तत्वों का वर्णन नीचे किया गया है। चलिए उसके और हम लोग देखते हैं। जैसे कि वैन डक के अनुसार शक्ति के 12 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार पहला भाग भूगोल है। राष्ट्र शक्ति के रूप में भूगोल के महत्वों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्र शक्ति के ऊपर भौगोलिक तत्व का गहरा प्रभाव पड़ता है। मार्गेंथाउ की राय में भूगोल राष्ट्र शक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। भूगोल से निम्नलिखित 4 तत्व जुड़े हुए हैं। मार्गेंथाउ ने कहा है कि भूगोल राजनीति के तत्व में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे इस भूगोल से और 4 तत्व जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं। भूमि का आकार। किसी राज्य की भूमि का क्षेत्र अपने आप ही शक्ति का एक तत्व है। अधिक क्षेत्र वाली भूमि अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती है। अधिक प्राकृतिक संसाधन। भौगोलिक स्थिति। भूमि के आकार की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। भौगोलिक स्थिति देश की आर्थिक, सामरिक शक्ति एवं संस्कृति को प्रभावित करती है। नेपोलियन ने कहा है कि किसी देश की विदेश नीति उस देश की भौगोलिक स्थिति द्वारा निर्धारित होता है। चलिए 3 नंबर जलवायु। जलवायु का निर्धारण भौगोलिक स्थिति, वर्षा एवं हवा द्वारा होता है। जलवायु देश के लोगों के स्वास्थ्य, शक्ति एवं संस्कृति को प्रभावित करता है। इससे राष्ट्र चरित्र का गठन होता है। ये सब पॉइंट भी भौगोलिक स्थिति में भूमिका निभाते हैं। पॉलिटिक में राष्ट्र संबंध में कौन देश में कितना जलवायु है, कैसा जलवायु। जो देश में अच्छा जलवायु रहता है वहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं, वहाँ अच्छा से राजनीतिक होता है। लोग रहेगा तभी तो राजनीतिक होगा। जहाँ लोग ही नहीं वहाँ राजनीतिक ही नहीं होगा। और सब इंसान लोग जलवायु के ऊपर है। जहाँ ठंड है ज़्यादा वहाँ इंसान नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं बचते हैं। भूमि का गठन, हम गलती बोल दें। भूमि का गठन। राष्ट्र शक्ति के लिए भूमि का आकार एवं भूमि का गठन महत्वपूर्ण है। भूमि के अंतर्गत पहाड़, नदियाँ, समुद्र, मरुभूमि आदि आते हैं। समुद्र के किनारे बंदरगाह पाए जाते हैं जिससे वस्तु एवं सेवाओं का आयात एवं निर्यात होता है। चलिए वैन डक के दूसरे तत्व में है जनसंख्या। किसी देश की शक्ति के निर्धारण में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण तत्व है, अतः इसे मानवीय संसाधन कहा जाता है। सैनिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी देश की जनसंख्या आदर्शतम नहीं है तो वह निश्चित रूप से कमजोर होगा। जनसंख्या के संबंध में ही इसकी परिमाणात्मक एवं गुणात्मक पहलू पर विचार करना होगा। ये तत्व जनसंख्या वाला तत्व भी तो पॉलिटिक में ही है। अगर जो देश में ज़्यादा जनसंख्या होगा वहीं तो ग्रोथ होगा, वहीं तो पॉलिटिक किया जाएगा, वहीं तो शासन किया जाएगा। जहाँ जनसंख्या नहीं वो देश तो कमज़ोर होगा, वहाँ तो कोई लोग ही नहीं है। चलिए वैन डक के तीसरा तत्व प्राकृतिक संसाधन। राष्ट्र शक्ति के निर्धारण में देश का प्राकृतिक संसाधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत मुख्य कच्चा पदार्थ एवं खनिज, खाहा एवं अन्य प्रसिद्ध उत्पादन आते हैं। अगर किसी देश के पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं तो वह देश स्वतंत्रता पूर्वक विदेश नीति का निर्धारण कर सकता है। औद्योगिक शक्ति। आधुनिक उद्योग कोयला, इस्पात, तेल एवं लोहा के तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है। आज विश्व के जो महान शक्ति हैं उन देशों के पास पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक शक्ति उपलब्ध है। देश के औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिक शक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।